ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा जिस तरह से हम बजट को लेकर कर रहे थे, उम्मीदों की बात कर रहे थे, क्या कुछ राहत मिल सकती है। चलिए सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी का रुख करते हैं। सुधांशु जी, बेहद है, देखिए उम्मीद हर सेक्टर कर रहा है और अपनी अपनी जरूरतों को वो बता रहा है, कितनी पूरी होती है वो बात की बात है, तस्वीर साफ होगी बजट आने के बाद। लेकिन अगर हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की माने बजट तैयार किया गया है, चैलेंजेस क्या रहेंगे उनके लिए, जो इस बजट में शामिल करना जरूरी भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकता है? देखिए श्वेता, दो लॉकडाउन और तीसरी एक बार कोरोना की फिर लहर, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था, मैं सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है इस कोरोना के कारण चरमराई हुई है। क्योंकि दो लॉकडाउन जिस तरह से देश ने निकाले, जिस तरह से बजट में कटौती हुई, आम आदमी की थाली में कटौती हुई, और जो महंगाई जिस तेजी से बढ़ी उसने आम आदमी का जीवन मुहाल कर दिया है। बजट सीधा सीधा इफेक्ट डालता है देश के एक आम आदमी पर, एक आम नागरिक पर। तो सबसे पहली बात तो ये कि देश के आम नागरिक को, आम आदमी को बजट से क्या राहत मिलेगी। सबसे बड़ा चैलेंज निर्मला सीतारमण जी पर यही है कि वो देश के आम आदमी को, यानी कि उसकी थाली से जो पौष्टिक आहार कम हुआ उसको वो किस तरह से जो है बढ़ाने का प्रयास करेंगी। नंबर दूसरा, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान लगातार संघर्षरत है। किसान चाहे खाद बीज के कारण संघर्ष कर रहा हो, चाहे मौसम की मार से फसलों के खराब होने का संघर्ष कर रहा हो, चाहे किसान अपने हक में सरकार की तरफ से आने वाले जो बिल हैं या सरकार की तरफ से मिलने वाली जो राहतें हैं उसमें संघर्ष कर रहा हो। हमने देखा कि 1 साल से ज़्यादा किसान सर्दी गर्मी बरसात में आंदोलन करते रहे, सड़क पे बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, सरकार ने सिर्फ बिल वापस लिया, किसानों को राहत नहीं मिली। किसानों की राहत क्या थी कि एमएसपी बढ़ाई जाए। किसानों की राहत ये थी कि उनकी जो फसल है उसका वाजिब उनको मूल्य मिले और उसके लिए एक वाजिब प्लेटफॉर्म मिले। तो जो कंफ्यूजन हुआ, जिस कंफ्यूजन के कारण किसान लगातार संघर्षरत रहे और सरकार ने उनको राहत नहीं दी, उन्होंने सिर्फ राहत के तौर पर बिल वापस लिया। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि बजट के अंदर देश के किसान को किस तरह से निर्मला सीतारमण राहत देती हैं। क्यों? क्योंकि देश के विभिन्न मंचों से खुद प्रधानमंत्री 2022 का उन्होंने एक कट ऑफ ईयर रखा था कि उसमें वो किसानों की आय दुगना करेंगे और किसानों की आय को बढ़ाने के और भी प्रयास होंगे। तो 2022 आ गया है, बजट आज पेश होने वाला है। तो जो प्रधानमंत्री है उनकी बात पर देश का बजट कितना खरा उतरता है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी बात कि इस देश के अंदर बेरोजगारी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भी देश की किरकिरी इस बात को लेकर हो रही है कि ना सिर्फ आपकी जीडीपी गिर रही है बल्कि आपका रोजगार का ग्राफ भी गिर रहा है। एक औसत अगर हम आंकड़ा माने तो 2 लॉकडाउन के बाद ये माना जा रहा था कि भारत के हर घर में 1 या 2 लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि आंकड़ेबाजी के अंदर हो सकता है कि इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो है घरों के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। तो रोजगार को लेकर क्या साधन रहेंगे? तीसरा, तेल, चाहे वो खाद्य तेल हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाला तेल हो, उसको लेकर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल, और ये बेहद अहम भी है। और बजट आने के बाद तो बदलाव कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बजट से ठीक पहले शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स में 500 पॉइंट के साथ यहां ओपनिंग हुई है, तो बड़ा उछाल शेयर मार्केट में भी देखने को मिला है। बजट से ठीक पहले ये बड़ा उछाल है शेयर मार्केट में। अब तक जिस तरह से निचले स्तर पर चल रहा था, डाउन था मार्केट, लेकिन अब बजट से ठीक पहले शेयर मार्केट में उछाल है और सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स के साथ ओपनिंग यहां पर हुई है। चलिए, जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे, सुधांशु जी बता भी रहे थे कि कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जो यहां पर रहेंगे वित्त मंत्री के सामने। क्या उसे सम्मिलित किया जाता है, क्या उसे लेकर कोई फैसला किया जाता है? लेकिन हमारे साथ ही सब सहयोगी भी बने हुए। शुभम का रुख करते हैं, अजमेर से शुभम हमारे साथ है। शुभम, अजमेर की जनता क्या उम्मीद लगाकर बैठी हुई है? क्योंकि खास तौर से मध्यम वर्ग है जो चाहता बहुत कुछ है लेकिन हर बार नाउम्मीद ही होता है, लेकिन इस बार की क्या उम्मीद है?
जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो धार्मिक नगरी अजमेर जो है धर्म के नाम से जानी जाती है। विश्वविख्यात पुष्कर भी यहाँ पर है और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी यहाँ पर है। लेकिन अजमेर संभाग की बात करें तो भीलवाड़ा में कपड़ा नगरी भी है, लेकिन अजमेर में युवाओं को ज़्यादा उम्मीद है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और कुछ नेता भी हैं। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं बजट को और किस तरीके से बजट की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, बजट की उम्मीद तो बहुत रखते हैं, लेकिन देश के हालात आज ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति आप खुद देख रहे हैं। पहले यूपीए की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी, लेकिन भारत को कभी इस तरह की आर्थिक मंदी का सामना नहीं करना पड़ा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मोदी जी ने किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही थी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आप सब जानते हैं। और आज पूरा देश उनसे पूछ रहा है कि आखिर कहाँ है युवाओं का रोजगार, कहाँ है किसानों की आय दुगुनी। ये बिल्कुल केवल झांसे दे रहे हैं और धरातल पर स्थिति अलग है। केवल आंकड़ों का बजट है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है भारत भी, और आज भारत के अंदर युवा पूरी तरह से, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, आज बिल्कुल भी जो पहले रोजगार पा रहे थे युवा, वो और वंचित हो गए रोजगार से। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में हजारों लोग, व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। केवल कहने को बात अलग है, लेकिन धरातल की स्थिति बहुत अलग है। और एक तरफ आप राज्य की सरकार देख लीजिए कि गहलोत साहब ने वास्तव में एक आम जनता को से राय लेकर के, आप कल परसों देख रहे हैं कि एक जो सर्वे कर रहे हैं, जो निजी एनजीओ है उनसे राय ले रहे हैं, जो जन कल्याण का कार्य किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक उन्नति के लिए एक्चुअल में आम जनता की राय लेना जरूरी है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक गहलोत जी काफ़ी कुछ इसको लेकर के चिंतित है और राज्य के विकास के लिए वो तत्पर है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार और उनका जो सीतारमण जी, जो आज निर्मला सीतारमण जी केंद्र के बजट पेश कर रही है, उम्मीद बहुत है, लेकिन सबको पता है कि ये केवल आंकड़ों का बजट पेश होगा और इसमें किसी भी प्रकार की देश की महंगाई और ये जो किसानों की हालात है, वो उसमें सुधार की गुंजाइश मुझे बहुत कम लगती है। आप युवा हैं तो किस तरीके से बजट से उम्मीद करते हैं? सर, निश्चित रूप से जो दे सकता है उससे देश को उम्मीद ज़्यादा रहती है। जिस प्रकार से देश के पहले जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुई थी जिससे आम जन को लाभ मिला था। निश्चित रूप से कहा जा सकता है मोदी सरकार का ये जो 8वां बजट निर्मला सीतारमण जी 11 बजे पेश करेगी, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और निश्चित रूप से युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलेगी। हम पूर्व के बजटों की बात करें तो अजमेर को स्मार्ट सिटी और हेरिटेज सिटी की जो घोषणाएं थी वो भी मोदी सरकार ने की थी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि युवाओं को पिछले बजटों के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा बजट पेश हुआ था, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी स्टार्टअप को लेकर के, किसानों को लेकर के निर्मला सीतारमण जी के पिटारे में से बहुत बड़ी घोषणाएं होगी, जिसका लाभ देश और प्रदेश के सभी वर्गों को मिलेगा और अजमेर को कहीं ना कहीं एक विशेष घोषणा इस बजट के अंदर हमको मिलेगी। चलिए, बिल्कुल। और ये जो दे सकता है उसी से उम्मीदें होती है। अब क्योंकि वित्त मंत्री हैं, बजट पेश करेंगी, बजट से उम्मीद हर कोई लगा सकता है, लेकिन मिलता किसे क्या है ये तो देखना होगा। चलिए, निर्मल जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ हैं। निर्मल जी, सबसे हम देखिए, हम अगर कृषि की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, तो इनके लिए तो कुछ ना कुछ होता है, ये प्रायोरिटी में होते हैं। लेकिन इसके अलावा वो कौन से सेक्टर है जिन्हें आगे बढ़ने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है इस कोविड काल के बाद, और इन पर फोकस करना जरूरी है, इन्हें ज्यादा उम्मीद बजट से? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है महंगाई। महंगाई अपने सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर है और इसका केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई और फॉर्मूला नहीं है कि महंगाई को एकदम कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड काल के रहे हैं उस दौर में हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर चौपट हो गई। अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला निकाला और वो निकाला नितिन गडकरी ने। एक एक्सक्लूसिव कंटेंट के तौर पर मैं यहाँ इस बात को बताना चाहूंगा, अब दर्शक भी इस बात को इससे इत्तेफाक रखेंगे कि नितिन गडकरी ने अभी कुछ समय पहले जब वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का निरीक्षण करना है तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा हम एक ऐसा रोड मैप बना रहे हैं जिससे महंगाई कंट्रोल होगी। महंगाई कंट्रोल होगी तेल की दरों को नियंत्रित करने से। वो चाहते हैं, उनका सीधा कहना था कि 5 वर्ष के अंदर मैं एक ऐसा रोड मैप लेके आ रहा हूं कि डीजल की 50% विदाई देश से कर दूंगा। और उसका विकल्प क्या होगा? उसका विकल्प होगा इथेनॉल। तो आज के बजट में एक बहुत बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी ने जो फॉर्मूला रखा था उसको निर्मला सीतारमण पेश कर सकती है और उस फॉर्मूला ये होगा कि जो 2 व्हीलर्स होंगे और ऑटो रिक्शा जो होते हैं वो अब इथेनॉल से चलेंगे। उनको पेट्रोल या डीजल से उनको नहीं चलाया जा सकेगा, प्योरली उनको इथेनॉल से। और इथेनॉल देखिए 107 रुपए लीटर पेट्रोल है, डीजल 95 से 96, इथेनॉल की जो दर है वो मात्र 65 रुपए लीटर है और ये केमिकलिक फॉर्मेशन के अंदर बनता है। तो इसकी ऐसी है कि इसके कोई पर्याप्त संसाधन भी, ऐसा नहीं है कि इसके कोई भंडार निश्चित भंडार है उससे खत्म हो जाएगा। तो महंगाई को कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा जरिया वो होगा कि जो 2 व्हीलर्स और ऑटो होंगे वो इथेनॉल से चलेंगे।
50,000 करोड़ लीटर पर डे की खपत है देश के अंदर डीजल की, उसको अगले 5 वर्ष में 25,000 करोड़ लीटर के ऊपर लाया जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि जो महंगाई की जो दर थी, जो आम लोग जो खासकर दुपहिया वाहन चलाता है, क्योंकि देश के अंदर मध्यम वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको उसके पास ना तो कार है, उसके पास ना कोई लग्जरी गाड़ियां हैं, वो सिर्फ टू व्हीलर पर डिपेंड करता है। तो 65 रुपए लीटर पे सीधा आने का मतलब ये होगा कि जो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो 100% कहा जा सकता है कि आज के बजट में इस तरह का रोड मैप आएगा। और दूसरा सेक्टर देखिए जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है वो है ई व्हीकल्स। कोरोना के दौर में एक बात तो समझ में आ गई कि पर्यावरण को भी नुकसान हो, आम आदमी को देखा श्वेता आपने और हमने सबने देखा कि एक सांस को तरस गया था आदमी। तो ऐसे दौर में इसका एक फॉर्मूला ये भी इजाद किया, और ये भी नितिन गडकरी के देन है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, उसके लिए क्या हो कि बढ़िया रोड हो, अगर देश के अंदर सड़कें अच्छी होंगी तो उसका विकास अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात वो फास्टैग लेके आए। अब वो ई व्हीकल्स के लिए जितने भी जो एक्सप्रेस वे हैं उनके ऊपर एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें सिर्फ ई व्हीकल्स ही चलेंगे। और आज के बजट में ई व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी भी दी जा सकती है, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर धीरे धीरे जो इस समय पेट्रोल जो डीजल के जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको 50% चेंज किया जाएगा ई व्हीकल्स के अंदर। तो ई व्हीकल एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अच्छे निवेशक भी आएंगे, बाहर से देश विदेश के निवेशक भी आएंगे, बड़ी बड़ी जो कंपनियां अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियां वो भी सामने आएंगी। तो ई व्हीकल्स को सब्सिडाइज किया जा सकता है। तो महंगाई को नियंत्रित करने का अगर कोई फॉर्मूला है इस समय सरकार के पास तो ये है, और निश्चित तौर पर आज के बजट में इसको देखने को भी मिलेगा।